नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 1 में इसके पहले हमने प्रमुख नीतियों पर चर्चा की और उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा को लेकर क्या प्रावधान, क्या सुझाव दिए गए हैं, हमने उसका अध्ययन किया। आज की इस वीडियो में हम एनसीएफ में भाषा को लेकर क्या सुझाव है उसका अध्ययन करेंगे। एनसीएम एक राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यचर्या है जो एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिए गए निर्देश हैं उनका वास्तव में जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन किस प्रकार से होगा उसके लिए यह राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यचर्या डेवलप की गई है। यहाँ पर फाउंडेशनल स्टेज की बात की गई क्योंकि 2022 में है, तो फाउंडेशनल स्टेज से आशा यह है कि बच्चा प्रारंभ में 3 वर्ष जो जिसको प्री प्राइमरी स्टेज कहते हैं और उसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2 कुल मिलाकर 5 वर्ष की अवस्था में किस दौरान किस तरीके से शिक्षण कार्य आपको करना है, आपको यही इसके अंतर्गत जानना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अंतर्गत इसका विस्तृत अध्ययन आप जब कोर्स 2 पढ़ेंगे करिकुलम, उसमें आप इसको और बेहतर तरीके से जानेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ उन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे जो हमारी भाषा से संबंधित है। तो भाषा को लेकर क्या सुझाव दिया गया है आपको यह जानना है। यहाँ पर पॉइंट्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव वे में भी आप इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले मातृभाषा पर जोर दिया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय स्तर की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की उसी का क्रियान्वयन करना है और उसी के लिए ये पाठ्यचर्या बनाई गई। तो जाहिर सी बात उसी में दिए गए निर्देशों को यहाँ पर जमीनी स्तर पर किस प्रकार से लागू किया जाएगा इससे संबंधित इस पर चर्चा की गई है। तो मातृभाषा पर जोर दी गई जिसमें यह कहा गया है कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उनकी गृह भाषा जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें दिया जाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप। और बच्चा अपनी परिचित भाषा में अवधारणाएं अधिक तेजी और गहराई से सीखता है। जब हम बच्चे को कोई इंग्लिश की पोयम या कोई इंग्लिश की स्टोरी सुना रहे होते हैं तो अक्सर हम उनको ट्रांसलेट करते हैं और बच्चों को समझाते हैं हिंदी में। जैसे हमने कहा कि देयर वाज अ लायन इन अ फॉरेस्ट, फिर हम बच्चे को कहेंगे कि देखो एक जंगल में एक शेर रहता था। जब हमने ये बात बच्चे को बताई कि एक जंगल में एक शेर रहता था तब बच्चा इस बात को अच्छे से समझता है। अगर हम उसको ये बताएं सिर्फ कि देयर वाज अ लायन इन अ फॉरेस्ट, इससे बच्चा उस चीज को, मुख्य उद्देश्य को नहीं समझ पाएगा, मुख्य अर्थ को, भाव को नहीं समझ पाता है, केवल उसको रटता रह जाता है। अक्सर हमारे इंग्लिश मीडियम में ऐसे कॉन्वेंट स्कूलों में इसी चीज़ पर जोर दिया जाता है, यहाँ तक कि बच्चों को उनकी मुख्य भाषा में बताया ही नहीं जाता है। बच्चों को बस इंग्लिश में या उनका जो मेन लैंग्वेज है उसमें समझा दिया जाता है और बच्चे की जो मूल भाषा है राष्ट्रीय जो बच्चा समझ रहा होता है उसकी मातृभाषा उसमें उसको समझाया नहीं जाता है। इसलिए हमारी पाठ्यचर्या इस बात पर जोर देती है कि सबसे पहला अप्रोच ये होना चाहिए कि बच्चे को उसकी नेटिव लैंग्वेज में आप समझाने का प्रयास करेंगे क्योंकि उससे बच्चा कॉन्सेप्ट को डीपली समझ पा रहा होता है। ठीक है, जैसे बच्चा अगर घर पर भोजपुरी बोलता है तो उसे प्रारंभिक गणित और भाषा की शिक्षा भोजपुरी के माध्यम से देने पर वह विषय को बेहतर तरीके से समझेगा। अक्सर हम देखते हैं जब हम बच्चों को घटाना सिखा रहे होते हैं तो हम बच्चे को अगर घटाना का गणितीय तरीके से सिखाएंगे तो बच्चा उसको समझने में विलंब करता है, हो सकता है उसको ना समझ पाए। जैसे हम बच्चे के सामने लिखते हैं 8 + 3 बराबर क्या, तो बच्चा इसको नहीं समझ पाता है। तो हम ये कहते हैं कि देखो बाबू ये पाई काटना है, जैसे 8 रुपया लिए हो, 8 टॉफी है, 3 टॉफी खा गए तो कितना टॉफी बचा। तो बच्चा अब इसको जब आपने उसकी लैंग्वेज में बात की, गणित भाषा से छोड़कर आपने उसको ये समझाया कि 8 टॉफी में से 3 टॉफी खा गए तो कितनी टॉफी बचा, तब बच्चा गिन के बताता है कि 8 में से 3 खा लिए तो मैंने 5 बचा। इस प्रकार से आप बच्चे को सिखा रहे होते हैं। तो मतलब यही है कि जब बच्चे की जो लैंग्वेज है, मेन मुख्य जो भाषा है बच्चे की, उस पर आप जब उसको समझाते हैं उस तरीके से तो उसको बेहतर तरीके से समझ पा रहा होता है। ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। गणितीय चिन्हों को प्रारंभिक अवस्था में बच्चे नहीं समझ पाते हैं, अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते हैं। तो हम इसी के हिसाब से मतलब बच्चे की नेटिव लैंग्वेज में उसको समझाने का प्रयास करते हैं। अगला है बहुभाषिकता को बढ़ावा देना। आप जानते ही हैं एनईपी में इसी पर चर्चा की गई थी, बहुभाषिकता को बढ़ावा देना। यानी भारत में अधिकांश बच्चे एक से अधिक भाषाओं के संपर्क में रहते हैं, आप सभी जानते हैं। जैसे मान लीजिए पंजाब में बच्चा है तो पंजाबी भी जानता है, उसके माता पिता पंजाबी बोलते हैं। जब वो आसपास निकलता है थोड़ा बहुत हिंदी शब्दावली का भी प्रयोग करता है और जब विद्यालय में जा रहा होता है तो अंग्रेजी का भी वर्ड्स जानता है, संस्कृत भी थोड़ा बहुत जान रहा होता है। ठीक है, जब वह कुछ पुस्तकें पढ़ता है अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई तो हो सकता है कुछ संस्कृत में भी मिल जाए, कुछ पंजाबी में मिले। तो इस प्रकार से हमारे भारतीय परिवेश में अक्सर देखा जाता है कि बच्चे एक से अधिक भाषाओं से परिचित होते हैं। तो हमें एक अध्यापक के रूप में उसी को बढ़ावा देना है। हो सकता है कि एक उत्तर प्रदेश में कोई बच्चा पंजाबी भाषा को जानता हो तो पंजाबी शब्दों का जब वो प्रयोग करेगा तो अन्य बच्चे भी उसके माध्यम से नए नए शब्दों को जानेंगे। तो ये भी हमें प्रमोट करना है क्योंकि भारत में अधिकांश बच्चे एक से अधिक भाषाओं के संपर्क में रहते हैं, इसलिए विद्यालयों को बहुभाषिकता को प्रमोट करना है। अब जैसे देखिए भूटिया भाषा में
संतरा को सुंतला कहते हैं और हरी मिर्च को खुरसानी कहते हैं। अब बच्चों के बीच में जब चर्चाएं होती हैं तो दूसरे बच्चे बड़े मतलब मन से उन बात को सुनते हैं, नए शब्दों को सीखते हैं। जैसे हमारी कक्षा में एक बच्ची बंगाली शब्दों को जानती है या बंगाली परिवेश से रहती है, तो जब वो अपनी कक्षा में सर जी इसको बंगाली में ये कहते हैं वो बताती है, अन्य बच्चे उसकी बात को सुनकर हंसते हैं और वो भी उसको सीखते हैं, अर्जित करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो बच्चा हिंदी भाषी क्षेत्र का है वो अभी बंगाली शब्दों से परिचित हो रहा होता है। तो यही बात है सर। आगे है भाषा के 4 कौशलों का विकास, जो 4 ब्लॉक अप्रोच है उस पर जोर दिया गया है। 4 ब्लॉक अप्रोच में आप जानते हैं सबसे पहले सुनना और बोलना होता है। जैसे बच्चा भाषा सीखने के क्रम में अपने माता पिता से ही ये प्रक्रिया में शामिल हो जाता है सुनने और बोलने की, ठीक है। जिस बात को वो सुन रहा होता है उसी को बोल रहा होता है। भारत में जैसे हमने चर्चा करते हैं उसके माता पिता या उसका परिवार उसी बात को वो सुनता है, फिर उसी जैसा बोलने का प्रयास करता है। तो हमें अपनी कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय 4 ब्लॉक पर काम करना, जिसमें बच्चा सुनना बोलना सीखे, शब्द की पहचान करे, पढ़ना और लिखना, हमें सब पर काम करना होता है। जैसे मान लीजिए कि हम जंगल के बारे में बच्चे या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला बच्चा है तो वह गाँव के बारे में खेती के बारे में सीख रहा होता है, सुन रहा होता है, उस पर वह बोल रहा होता है, पढ़ना लिखना उसके लिए वह आसान है। लेकिन शहरी क्षेत्र का बच्चा है वह गांव के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता है, वह गांव के बारे में उसको धान की रोपाई के बारे में चर्चा नहीं उसने कभी की है। अब अगर उस पर पहली बार चर्चा होती है तो बच्चा थोड़ा सा उसको अधिक प्रयास करना पड़ता है उसको समझने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि सभी एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। जिस चीज़ को आप बच्चा सुनेगा बोलेगा उसी को बेहतर तरीके से पढ़ेगा और उसी को लिखेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा ग्रामीण परिवेश से परिचित होता है और वहाँ की बातों को वो बेहतर तरीके से पढ़ लिख पाता है, बोल पाता है। ठीक, और उसी तरह शहरी क्षेत्र का बच्चा मोबाइल देख रहा है, टैबलेट देख रहा है, वहाँ के परिवेश को देख रहा है, वहाँ की बातों को सुन रहा है, उससे संबंधित चीज़ों को वह बेहतर समझ रखता है। तो भाषा सीखने में भी आवश्यक है और एक शिक्षक के रूप में हमें इन सभी कौशलों पर कार्य करना है। ठीक, हमारी चर्चाएं इस प्रकार की होनी चाहिए कि बच्चा उस बात को सुने, बोले और फिर पढ़ना और लिखना उसको करे। ठीक है, इन सभी पर समान ध्यान देने की हमको जरूरत है और FLN पर भी काम करना है। आप सभी जानते हैं, आप शिक्षक के रूप में सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश पर काम कर रहे हैं, जिसमें फाउंडेशनल लिटरेसी, आधारभूत अवस्था में जो लिटरेसी है, गणितीय ज्ञान है बच्चे की, उसको आपको बेहतर करना है। एंड लिटरेसी मतलब साक्षरता और न्यूमरेसी मतलब जो गणितीय ज्ञान है उस पर आपको काम करना है। साक्षरता और संख्यात्मकता से आस में वही FLN से है, यानी बच्चों में पढ़ने लिखने की जो बुनियादी समझ साक्षरता है उसको विकसित करिए और गणितीय समझ भी विकसित करिए। इसी को लेकर आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है निपुण लक्ष्य वगैरह निर्धारित किए गए हैं। एक शिक्षक के रूप में हम सभी निपुण लक्ष्य पर काम भी कर रहे होते हैं कि बच्चे के अंदर कम से कम जो बुनियादी समझ है भाषा और गणित की वह विकसित हो सके। तो यह भी हमारी पाठ्यचर्या का विषय है और इसमें शिक्षक की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें शिक्षक हम सभी जानते हैं कि हमें बच्चों की भाषा का सम्मान भी करना रहता है। हम ये नहीं कह सकते बार बार कि नहीं आप तुम कक्षा में हिंदी में बात करो। ठीक है, जो बच्चा प्रारंभिक अवस्था में फाउंडेशनल स्टेज में है तो कम से कम वह संवाद करने की स्थिति में बोल तो रहा है, कोई बात। अगर हम उसको पहले ही ये लिमिटेशन लगा देंगे कि नहीं यू आर नॉट अलाउड टू टॉक इन योर नेटिव लैंग्वेज, जो मान लीजिए भोजपुरी में बोल रहा है, नहीं आप तुमको अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा नहीं बोल पाएगा, फिर वो रुक जाएगा, वहीं पर वो उसके बोलने की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाएगी। तो हमें ये नहीं करना, लिमिटेशन नहीं लगाना, हमको अलाउ करना है बच्चे को उसकी नेटिव लैंग्वेज जो भी हो उसमें अपनी बातों को एक्सप्रेस करे, कम से कम संवाद तो हो। कक्षा में विभिन्न भाषाओं का उपयोग सीखने के संसाधन के रूप में करना है। बच्चों को बोलने और अपनी अभिव्यक्ति जो है उसको करने का अवसर हमें देना है। ठीक है, हमारी पाठचर्या में खेल आधारित गतिविधियां कराने पर विशेष जोर दिया गया है। बच्चे प्रारंभिक अवस्था में खेल के माध्यम से ही सीखते हैं, इसलिए हमारी पाठचर्या कहती है कि हमें बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाना है और भाषा के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया, जैसे कठिन विषयों को रोचक भाषा और खेल के माध्यम से सिखाएं। आप गणितीय विज्ञान में टूल्स वगैरह का हमारे पास आप जानते हैं TLM वगैरह उपलब्ध कराए जाते हैं और टॉयज वगैरह भी उपलब्ध विद्यालयों में होते हैं, जिसके माध्यम से हम बच्चों को और बेहतर तरीके से सिखा रहे होते हैं। गणित विज्ञान जैसे विषयों को भी कहानी और समाज के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। आप एक बार NCERT की कक्षा 2-3 एक किताब देख लें तो आपको बहुत चीजें स्पष्ट हो जाएंगी क्या वास्तविक बदलाव है। ठीक है, पूरा का पूरा जो चर्चाएं, ऐसा लग रहा है कि पूरे पाठ पढ़ने के दौरान चर्चा हो रही है किसी के बीच, दो बच्चों के बीच, दो मतलब अब यहाँ पर स्थिति हो सकती है, अध्यापक बच्चे हो सकते हैं, बच्चे आपस में हो सकते हैं, कोई उनका सर्कस का चर्चा हो सकता है, कोई मेले का सीन हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार से उदाहरण हैं और उन सब में चर्चाएं होती रहती हैं। तो जब एक बार NCERT आप देख लें तो आपको ये सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी और बेहतर तरीके से। जैसे आयत है, वृत्त है, त्रिकोण है, वर्ग के बीच संवाद कराकर आकृतियों की पहचान कराना होता है। इससे बच्चा खेल खेल में गणित सीखता है। एक अध्यापक के रूप में आप एक करते भी होंगे, आप अगल बगल की उपस्थित चीजों को एक उदाहरण के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करते होंगे और पूछते होंगे कि किस प्रकार की चीजें कैसे कैसे। अंत में हम ये कह सकते हैं कि NCF 22 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, बच्चे की नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए। दूसरा, बहुभाषिकता को बढ़ावा देना है, हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करना है। आप बार बार इस बात को पढ़ेंगे, आगे बहुभाषिकता फिर आएगा उसको भी पढ़ेंगे।
साथ ही साथ सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन चारों कौशलों का विकास करना है। जो 4 ब्लॉक अप्रोच है उस पर आपको फोकस करना है और एफएलएन पर काम करना है। एफएलएन पर विशेष ध्यान देना है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो आधारभूत अवस्था की जो साक्षरता होती है और गणितीय जो ज्ञान है उस पर आपको काम करना है। खेल और गतिविधि आधारित शिक्षण आपको अपनाना है। टीचर सेंटर नहीं होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। बच्चे के आधार पर होना चाहिए, बच्चा किस प्रकार का है, क्योंकि हमें एक प्रकार से समावेशी शिक्षा कार्य भी करना है, तो हमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अपनाना है टीचिंग में। और शिक्षक बच्चों की भाषा विविधता को भी सम्मान करेंगे। इस प्रकार से आपने जो आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है 22 की, उसको ध्यान में रखते हुए भाषा में जो सुझाव दिए गए हैं उसको आपने देख लिया। इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।